अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। रमीज़ राजा ने आते ही पीसीबी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के साथ साथ क्या अपनी मनमानी भी शुरू कर दी है, क्योंकि चंद दिन पहले ही रमीज़ राजा ने क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से मुलाकात करके उन्हें पैगाम दिया था कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी मर्जी की टीम चुने, उन्हें कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन सब ही तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। रमीज़ राजा ने न सिर्फ वकार यूनुस और मिसबाउल हक से इस्तीफे ले लिए, बल्कि टीम स्क्वाड में भी अपनी मर्जी के खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिससे बाबर आजम नाखुश हैं। बाबर आजम ने शर्जील खान, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ और उस्मान कादर का नाम दिया था, लेकिन रमीज़ राजा ने आसिफ अली, खुशदिल शाह, आज़म खान और सुहेब मकसूद को शामिल कर लिया। अब ज़राए नाज़रीन वो ऐसा बता रहे हैं कि बाबर आजम को आज़म खान और सुहेब मकसूद की सिलेक्शन पर एतमाद में नहीं लिया गया है। रमीज़ राजा ने बाबर आजम से कहा कि अगर उनमें से एक भी चल गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं आकिब जावेद साहब, ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। सर, रमीज़ राजा ने पहले कप्तान को फ्री हैंड दिया कि उनकी सिलेक्ट की हुई टीम में अपनी मर्जी की तब्दीलियाँ आप कर दी। सर, क्या कहेंगे आप उनके फैसलों पर? पहले फ्री हैंड देते हैं, फिर खुद तब्दीलियां कर देते हैं। सर देखिए, बात सुने, ये अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मिसबाउल हक जो है वो भी चाह रहे थे शुएब मलिक को लाएं और एक दो और सरफराज को साथ रखें। अभी इस वक्त जो है कप्तान के बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि पीसीबी कर क्या रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि रमीज़ राजा ने ऑफिशियली तो 13 तारीख को जाके ओहदा संभालना है। तो अभी जो बोर्ड के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है वो वसीम खान की है, और मीडिया के जो हेड है समीउल हसन है, वो क्या सोए हुए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। ये सारा जो डैमेज कंट्रोल है ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये शुरू से लेके अब तक जितने क्रिकेटिंग डिसीजंस हुए हैं वसीम खान ने किए हैं, और ये एक कंटिन्यूटी है। देखें, आज अगर बाबर आजम ये कह रहा है कि मुझे शुएब मलिक चाहिए, तो शुएब मलिक जो है वो कहाँ गए थे जब अभी हम लास्ट वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में थे, हम इंग्लैंड की सीरीज़ में थे, उससे पहले हम जो होम सीरीज़ खेल रहे थे। तो ये अगर आप जिन प्लेयर्स के साथ आप पिछले 1.5-2 साल से उनको लेके चल रहे हैं, आपने उन्हीं को ही रखना था, उन्हीं के ऊपर एतमाद करना था। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बुरी चीज़ हमें जो नज़र आई है एज क्रिकेटर, हमारी जो टीम है T20, अगर मेरे से पूछे तो मुझे एक बाबर आजम नज़र आता है, एक फ़खर जमान नज़र आता है और एक रिजवान नज़र आता है। 3 बैटिंग में नज़र आते हैं, और बॉलिंग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, शादाब खान क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, बाकी तो सारा गैप है फुल। सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, पता नहीं कौन आएगा कौन आएगा। अच्छा, पूरी सिलेक्शन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं आप, लेकिन आकिब साहब आप बड़ा वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं सर कि 13 को उन्होंने ऑफिशियली अपना ओहदा संभालना है, मुतवक्के तौर पर चेयरमैन है वो, और उससे पहले ये क्या हो रहा है। तो पीसीबी इस वक्त कहाँ है? सर, मिसबाउल हक और वकार यूनुस के इस्तीफों के लिए भी कहा जा रहा है कि सही फैसला गलत वक्त पर लिया गया है। ये तासुर देना और ऐसी बात करना सर दुरुस्त होगा, समझते हैं आप? देखिए, ये फैसला जो है ये इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान ही असल में ये बात हो चुकी थी। अगर ये मानी साहब होते भी तो फिर भी इनको चेंज किया जाता। उसकी एक रीज़न आप लोग कह रहे हैं जी कि वर्ल्ड कप बहुत करीब है, जी। और जो इन्होंने प्लान्स किए हुए थे अब वो टूट जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है कि उनका कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर आपने 4 ओपनर्स के साथ आपने क्रिकेट खेली जी। फ़खर जमान को आपने 4 नंबर 5 नंबर पे खिलाया। इसका मतलब ये है कि 2-2.5 साल के बाद भी उनको कोई समझ नहीं है कि किस प्लेयर को कहाँ पे खिलाना है। लोग 1 साल पहले से अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करते हैं, 11 के 11 प्लेयर्स वो रखते हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना होता है। तो इसलिए उनके जाने से कोई फ़ायदा या फ़र्क या नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वो रीबिल्डिंग के ऊपर थे। 2-2.5 साल बाद भी अगर एक मैनेजमेंट जो है वो रीबिल्डिंग ही किए जा रही है, तो आज हम फिर खड़े हैं जहां 3 साल पहले खड़े थे कि लेट्स बिगिन, लेट्स मेक अ न्यू टीम। तो ये 3 साल तो बर्बाद हुए, और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो वसीम खान के ऊपर जाती है, बिकॉज ही वाज द हेड ऑफ
cricketing affairs and he's आकिब साहब, nowhere in the screen. आपको पूरी टीम में वैक्यूम नजर आ रहा है। आपने 3 बैट्समैन के बारे में बता दिया, कुछ बॉलर्स के बारे में बता दिया, बाकी पूरा का पूरा आपको स्पेस नजर आ रहा है। गालिबन आप आगाज में शुएब मलिक के हवाले से बात कर रहे थे, बाबर आजम की विश आई थिंक आप बता रहे हैं। सर जरा कंफर्म कीजिएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। देखिए मेरी बात सुने, अब जब सारी सीरीज खत्म हो गई, शुएब मलिक का नाम ना ये जो अभी न्यूजीलैंड वाले मैचेस हैं ना इंग्लैंड वाले उनमें उसका नाम है, तो ये डायरेक्ट वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप उसको कितने 1.5 साल 2 साल पहले जब ये नए नए आए थे तो 1-2 मैचेस उनको ट्राई किए थे। उसकी परफॉर्मेंस या उसकी फिटनेस ये आपको 2 साल में क्यों नहीं नजर आई? ये वर्ल्ड कप से राइट बिफोर द वर्ल्ड कप आपने एज कैप्टन ये क्यों ना उनको डिमांड की कि मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, और 1 साल पहले उसको आप इंडक्ट करते, उसको आपका कम्बिनेशन जो है वो नजर आता। अब 11th आवर के ऊपर ये कौन सी किसी कप्तान की जिद हो सकती है कि मुझे वर्ल्ड कप के से पहले उसको कहीं ट्राई भी नहीं करना, टेस्ट भी नहीं करना और डायरेक्ट मुझे इसको वर्ल्ड कप में खिलाना, ये नामुनासिब है। आप जो प्लान करते हो इनको वो लोग खिलाने चाहिए, लेकिन हम सॉरी किस किस को खिलाएंगे, क्योंकि 65 प्लेयर्स दे हैव ट्राइड, मोर देन 65 प्लेयर्स इन 2.5 years, और एक पोजीशन के ऊपर। जी, मैं आपकी जो बात समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ने शुएब मलिक को मांगा है T20 स्क्वाड के लिए, जो वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार हो रही है। ये सर किससे डिमांड किया उन्होंने? रमीज राजा से बात की? देखिए ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। अगर ये बात कंफर्म करनी चाहिए, आपके जो डायरेक्टर मीडिया हैं, आपके जो वसीम खान इस वक्त जो कि एक्टिंग चेयरमैन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको आके क्लैरिफाई करना चाहिए इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं। सही, ठीक है। अच्छा बाकी इस वक्त तो सकलैन मुश्ताक अबूरी कोच के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ना, लेकिन गैर मुल्की कोच लाने की भी बातें हो रही हैं। सर क्या बाहर से कोच लाया गया तो वो दुरुस्त फैसला होगा समझते हैं आप? देखिए वो कोच तो होगा उसके पास जब आप इश्तहार देंगे यू विल कम टू नो के मिनिमम लेवल 3 कोचिंग कोर्स उसने किया हो, 10 साल का उसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप उसको कोच लगाएंगे। जस्ट गो बैक 2.5 years बैक, व्हाट हैपेंड, आपने पाकिस्तानी कोच के नाम पे मिसबाह हक को कोच लगाया जिसने ना कोई सर्टिफिकेशन है उसने 1 दिन कोचिंग नहीं की थी, और आपने डायरेक्ट उसको नेशनल टीम का कोच बनाया। किसने बनाया? वसीम खान ने बनाया। तो अब उसको आपने हेड कोच भी बनाया, चीफ सिलेक्टर भी बनाया, बैटिंग कोच भी बनाया। तो ये फैसले जिन्होंने, देखिए किसी प्लेयर को तो आप रखोगे तो वो अगर बेवकूफ होगा तो 3-4 जिम्मेदारियां वो खुद मान लेगा, ले लेगा, लेकिन जो लगा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कहाँ पे जाएगी? ठीक है, आप आगाज से यही पॉइंट रेज कर रहे हैं। अच्छा आकिब मुझे बता दीजिए, कहा जाता है कि पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं वो सालों से वो किसी को भी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ना तब्दील करने नहीं देंगे। आपको लगता है कि रमीज राजा कोई बड़ी तब्दीली ला सकेंगे? देखिए एक तब्दीली तो मुझे नज़र आई है इस टीम के अंदर। मुझे जो एक तसल्ली हुई है, जो रमीज हमेशा से बात करते थे कि ये जो टेंटेड लोग हैं जो मैच फिक्सिंग में कभी इन्वॉल्व थे उनको दोबारा नहीं लाना चाहिए। सही। तो शर्जील को ना रख के मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब आप एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे आपका मुल्क, आपकी क्रिकेट के ऊपर धब्बा लगता है, आप उनको वापस लेकर आके क्या साबित करना चाहते हैं? मैसेज क्रॉस पूरा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी निज़ाम में, किसी भी क्रिकेट बोर्ड में अगर आपने उसको आगे लेके जाना है तो नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी इंटेग्रिटी होती है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज फिक्सर्स एंड फिक्सिंग। नंबर 2 आपकी आती है आपकी फिटनेस एंड डिसिप्लिन कल्चर, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यानी एक तब्दीली तो नजर आ रही है आपको। आकिब जावेद, थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। बिल्कुल ठीक है, कादिर ख्वाजा भी मेरे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं हमारे। कादिर, ये T20 स्क्वाड के बारे में बताएंगे ज़रा? जिन खिलाड़ियों की शमूलियत पर कप्तान बाबर आजम को एतराज़ है, दुरुस्त एतराज़ है, उनके स्टेटस क्या बताते हैं उसके बारे में?
देखें, ये बड़ा वावेला मचा हुआ है सुबह का, जब से हमने ये ब्रेक की है समा पर खबर कि बाबर आजम नाखुश हैं स्क्वाड से। वर्ल्ड कप स्क्वाड जो गुज़श्ता रोज मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने अनाउंस किया 18 रुकनी स्क्वाड था जिसमें 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो प्लेबल था। उसके बाद 3 रिजर्व्स रखे गए थे जिसमें उस्मान कादिर थे, फखर जमान थे। और आप ये देखें कि जो बाबर आजम हैं टीम के कप्तान हैं, वो चंद रोज कबल रमीज राजा से मुलाकात करते हैं। रमीज साहब तब नए नामजद हुए थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद उन्होंने नामजदगी के फौरन बाद बाबर आजम से मुलाकात की। बाबर आजम पर फुल उन्होंने एतमाद का इजहार किया, उनको बकअप किया कि आप कप्तान हैं और आप फ्रंट पर जो है वो लीड करेंगे और इसके साथ आपके जो फैसले होंगे हम उनका एहतराम करेंगे। आप जो स्क्वाड देंगे आपके लड़कों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। जब बाबर आजम सिलेक्शन से एक रोज कबल रमीज राजा से मुलाकात करते हैं तो जरा हमें ये बताते हैं कि रमीज राजा को जब उन्होंने स्क्वाड पेश किया तो स्क्वाड पर उन्होंने टिक मार के और कैंसिल करने के निशानात लगाए बाकायदा तौर पर प्लेयर्स के नामों के आगे कि ये प्लेयर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये अब आपको एग्जांपल देता हूं कि शर्जील खान, फखर जमान, फहीम अशरफ, उस्मान कादिर, ये 4 नाम भी स्क्वाड में बाबर की लिस्ट में शामिल थे। बाबर की लिस्ट जब उन्होंने पकड़ी है, शर्जील के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगाया, फहीम अशरफ पर क्रॉस लगाया, फखर जमान पर लगाया, उस्मान कादिर पर लगाया। फखर जमान, उस्मान कादिर को दोनों को रिजर्व पर रखा गया। फिर उसके बाद शर्जील खान और फहीम अशरफ का ये उन्होंने मुद्दा उठाया रमीज राजा ने कि इन चारों प्लेयर्स की 1 साल से परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए कप्तान एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी, उन चारों के आदाद शुमार क्या है, कितना खेला है, क्या खेला है, क्या किया है इन्होंने ऐसा। अब ये बताइए, ये बात फाइनल हो गई है कि मिसबाह उल हक और वकार जो उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए बल्कि उनसे इस्तीफे लिए गए हैं। रमीज राजा का उनके साथ काम करना मुमकिन नहीं था। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बज़ाहिर तौर पर तो ये शो करवाया और होता भी यही है, प्रोटोकॉल्स भी यही हैं कि जब कोच और जब हेड कोच और बॉलिंग कोच खासतौर पर तनकीद का निशाना बनते हैं या जब कोई नई जो है वो लॉबी आती है, जब कोई नए चेयरमैन आता है तो अपनी टीम को लेकर आता है, अपने नए कोचेस को तैनात करता है। मिसबाह को 10 दिन का क्वारंटीन करना था जमैका में, जिसकी वजह से लेट हुआ। अलबत्ता ये 10 दिन पहले ही जब मिसबाह वापस आते लाहौर तो उस वक्त ही उन्होंने सोच लिया हुआ था कि वो रिजाइन पेश करेंगे। वकार यूनुस और मिसबाह से इस्तीफा लिया गया है। मैं आपको ये बताऊं कि वकार यूनुस मुलाकात हुई थी रमीज राजा साहब से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जिसके बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। रमीज राजा साहब ने वकार यूनुस साहब से बातें की, उनसे परफॉर्मेंस का पूछा और रमीज राजा ने उनको ये भी कहा कि टीम मैनेजमेंट में आपके कोचेज आते हैं, आपका स्टाफ जो है टीम का वो आता है। उन्होंने कहा टीम मैनेजमेंट में हमने सख्त डिसीजन लेने हैं, सख्ती से फैसले करने हैं, आपने माइंड नहीं करना। जिसके बाद वकार यूनुस ने अपने फैमिली से मशवरा किया, उसके बाद इंजमाम उल हक से मुलाकात की, उसके बाद मिसबाह उल हक से मुलाकात की, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया। मैं दोबारा आ रही हूँ आपकी तरफ, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, कुछ खबरें अंदर की जो आपसे लेनी है मुझे, लेकिन उससे पहले सलमान भट्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, आपको भी मैं खुशामदीद कहूंगी। जो भी इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम फाइनल हो रही है, क्या इसके साथ हम पुरुम्मीद रहें कि कब हमारा होगा? सलमान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी फर्स्टली। और बात यह है कि वर्ल्ड कप की टीम जब अनाउंस होती है तो हर एक टीम जितनी दुनिया की अनाउंस हुई है उनका माइंडसेट है टुवर्ड्स विनिंग, टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। हमारा सीटें जाने और सीटें आने के चक्कर में माइंडसेट है, प्लेयर मेरी मर्जी के नहीं है, कोच तब्दील कर दिए हैं। कप्तान के हवाले से आज खबरें आ रही हैं कि वो हैप्पी नहीं है, उनके 4 प्लेयर जो थे वो आने वाले जो चेयरमैन हैं उन्होंने शायद तब्दील कर दिए। और उससे पहले 1-2 दिन पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि उनको फ्री हैंड दिया गया है। सो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, कंफ्यूजन है। क्लैरिटी होनी चाहिए प्लेयर्स के माइंड में। महीना रह गया वर्ल्ड कप में, आपने कोशिश करनी है कि आप पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इवेंट जीत के लाएं। तो ये इतनी सारी जो कॉन्ट्रडिक्शंस और कंफ्यूजन हैं ये नहीं होनी चाहिए बिफोर अ प्रीमियर इवेंट। सलमान, वैसे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप जाती मफादात की बात कर रहे हैं। आप मुझे कहिए कि रमीज राजा के आने से कोई फर्क पड़ेगा? मैंने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो आप ही के चैनल की खबर आप कह रहे हैं ना सीट्स के लिए सिलेक्शन हो रही होती है यहाँ पर अपनी सीटें बचाने के लिए। रमीज राजा के आने से कोई फर्क पड़ेगा? वैसे देखिए, ऑब्वियसली जब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उसकी जगह ले रहा है और दैट इज हैपनिंग इन स्पेस ऑफ विदिन 24 आवर्स, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि लोग क्या, किस तरफ सबका माइंडसेट जाएगा? ऑब्वियसली हर बंदा सोचेगा कि शायद अगली बारी उसकी है। सो इट हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। आप इतने बड़े इवेंट से पहले अगर आपके 2 लोग जा रहे हैं तो अगर इवेंट में कुछ टीम अच्छा करती है तो जिन लोगों ने इसको बिल्डअप किया वो तो वैसे ही आपने निकाल दिए, और अगर अच्छा नहीं करती जो नए आएंगे वो क्या कहेंगे कि हम 1 महीने में क्या करते हैं? सो यू सी, ये डबल एज स्वॉर्ड है, इसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिलना।
एंड चले ये तो एक चीज हो गई। ऑन टॉप ऑफ दैट आज न्यूज आ रही है कि कप्तान भी खुश नहीं है टीम के साथ। तो किसकी टीम है ये? चीफ सेलेक्टर की टीम है, ये चेयरमैन की टीम है? क्योंकि कप्तान बाबर आजम ने तो कुछ दिन पहले कहा था मैं इमरान खान बनना चाहता हूँ, तो इमरान खान तो अपना इस्तीफा जेब में लेके घूमते थे कि अगर मेरी मर्जी की टीम नहीं होगी तो मैं नहीं खेलूंगा। तो अगर बाबर अपनी टीम में 2-3 लोग नहीं मनवा सकते रखवाने के लिए, तो फिर तो पता नहीं किस तरफ जा रही है हमारी डायरेक्शन क्रिकेट। तो आप कह रहे हैं कि बाबर को इस्तीफा दे देना चाहिए? फिर मैं ये कह रहा हूँ कि उसे इस काबिल होना चाहिए, वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। अगर आज अपनी बात नहीं मनवा सकता तो कल को कैसे मनवाएगा? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। असल प्रोग्राम में साथ मौजूद है कादिर। ये मोहम्मद आमिर के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया उन्होंने, सदाकत है इसमें कोई? देखिए किरण, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद आमिर चूंकि उन्होंने पहले भी कहा, उन्होंने समा के तो असद से भी इंटरव्यू में जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी तब भी हमने ये ब्रेक की थी खबर, उन्होंने ये कहा था कि उनको मसला किसी प्लेयर के साथ नहीं है इंडिविजुअली तौर पर, इनको मसला वकार यूनुस और मिसबाउल हक से, जो टीम मैनेजमेंट है, हेड कोच और बॉलिंग कोच, उनके रवैयों से मसला है। आप देखिए दोनों जो है वो ओहदों से दस्तबरदार हो चुके हैं। उसके बाद उनसे मेरी कल जो बात हुई है तो उनका ये कहना था कि मैं अभी वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा, मैं अभी पाकिस्तान टीम में आने का नहीं सोच रहा। वर्ल्ड कप हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान जो अभी इस वक्त वेस्ट इंडीज में सीपीएल खेल रहे हैं वापस आएंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात। शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ रही हूँ नाजरीन। पंजाब लग रहा है ऐसा संभाल ही नहीं संभल रहा है। सियासी मामलात हों, क्राइम की रोकथाम के मामलात हों, बुज़दार की सरकार मुसलसल परेशान है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग का पुराना नगीना अपने आंगन में लाने के लिए कह लीजिए कि हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। नवाज शरीफ के साथ 35 साल गुजारने वाले चौधरी निसार, इनको पीटीआई पंजाब की सदारत की पेशकश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की 2 अहम शख्सियात ने चंद रोज़ पहले चौधरी निसार से मुलाकात में अब ये ऑफ़र किया है। साबिक वफाकी वजीर ने दोस्त अहबाब से मशवरे के लिए वक्त भी मांग लिया। अब इस पर मजीद बात करने के लिए नईम अशरफ भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ भट्ट, बड़ा साथ रहा मियाँ बरादरान के साथ, और अब यहाँ पर पंजाब की सदारत के लिए बात हो रही है, ऑफर हो गई है, और चौधरी निसार साहब वक्त मांग रहे सोचने के लिए। जी बिल्कुल किरण, वक्त मांगने बाद आप समझ लें कि ऑलमोस्ट जो है वो उनकी मर्जी है, और जो मुलाकात हुई है वो बड़ी पॉजिटिव थी। और मुलाकात भी इस्लामाबाद की पहाड़ियों के दरमियान कहीं पर ये हुई है, और 4 लोग थे इस मुलाकात में। 2 पीटीआई के टॉप के लोग थे, और एक चोई साहब और एक चौथे जो कि वो भी अहम शख्सियत हैं। तो ये चारों में मुलाकात हुई, और जिसमें चौधरी निसार को कहा गया कि आप अब वक्त आ गया है, हम आपको हाइश तो खान साहब की पुरानी है, लेकिन अब वक्त है कि अब आप आ जाएं। और मुस्लिम लीग नून से जैसा कि अब कोई चांसेस नज़र तो नहीं आ रहे, और पीपल्स पार्टी तो पहले ही उनके वो बहुत बड़े नाकिद हैं, अब भी हैं, पहले भी रहे हैं। तो पीटीआई से उनका एक कह लें कि खान साहब से पुराना रिश्ता भी है, क्लास फेलोज हैं, से तो रुजू की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। अब नहीं, ये बताइए जरा, इलेक्शन से पहले भी निसार साहब को ऑफर हुई थी ना, और उन्हें अफसोस है कि उन्होंने पीटीआई में शामिल क्यों नहीं हुए, तो क्या इस बार की ऑफर काम करेगी या शहबाज शरीफ साहब संभाल लेंगे सब? उस वक्त चौधरी निसार साहब नहीं थे जा सकते, और उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो पहले उन्हें उम्मीद लगी हुई थी कि शायद PMLN जो है वो उनको दोबारा मना ले, जैसे कि कुछ 10 मरतबा तो वो नाराज़ हुए, बल्कि शायद इससे ज़्यादा, और शहबाज शरीफ फिर उन्हें मनाने आते थे, और मियाँ साहब की मर्ज़ी भी होती थी। तो फिर उन्हें यही उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ से जो दोस्ती है शायद वो काम आ जाए। फिर आपको पता है इनके जो मुखालिफ हैं, बल्कि उस वक्त थे कमरुल इस्लाम राजा जो हैं, वो उनको नैब ले गई। फिर इनको लगा कि वो अब उनके लिए बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इमरान खान माजी में नाज़रीन चौधरी निसार को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दे चुके हैं, और खान साहब ने के मुताबिक चौधरी निसार ने गैरत दिखाई और एक मरियम नवाज के पीछे हाथ बांधकर खड़ा होने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसी वजह से तहरीक इंसाफ में आने की दावत देते हैं, ऐसा इमरान खान साहब ने कहा था चौधरी निसार के लिए। सुनिए ज़रा। चौधरी निसार को मेरा पुराना दोस्त भी है, और हाँ हम ज़रूर देंगे उसको दावत, इसलिए कि चौधरी निसार की जो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई
कि एक मेरा दोस्त कम अज़ कम उसने ये गैरत दिखाई कि वो एक खातून जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है सिवाय कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, उसके वो सामने झुक के खड़ा होना, अपनी उसने ये गैरत समझी कि वो स्टैंड लिया इस चीज़ के ऊपर कि जिस खातून की हैसियत ही नहीं, उसे ऑर्डर नहीं ले रहा था। मुझे इससे बड़ी, इसी के ऊपर मैं उसको दावत देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ पे। शुक्रिया। चलिए, चौधरी निसार ने वक्त मांग लिया, लेट्स सी अब फैसला क्या करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तारिक आफाक मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक आफाक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कहा यह जा रहा था, तासुर ये कायम किया जा रहा था कि सबकी नुमाइंदगी होगी, तो जो नाम अभी अनाउंस किए गए हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से, बता सकते हैं आप कि तमाम की नुमाइंदगी है इसमें? देखिए, अभी तक तो जो नाम सामने आए हैं उसमें तो बिल्कुल जो ना ये तालिबान के अपने ही लोग हैं, और उसमें दूसरी जो अफगानिस्तान के अंदर जो दूसरी सियासी कुव्वतें हैं उनको अभी तक मेरे ख्याल से कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई है। और अभी तक जो ना ये भी इतला थी कि चूंकि मुल्ला हिबतुल्लाह जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के अमीर हैं, और उनके इस हवाले से जो काबीने की तश्कील के हवाले से बहुत ज्यादा इख्तलाफात पाए जा रहे थे, तो उसी वजह से मुल्ला हसन को नामजद किया गया है कि वो वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि बाज़ कुव्वतों को मुल्ला अब्दुल गनी के नाम पे जो ना वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, और उनका ये इसरार था कि सिराजुद्दीन हक्कानी के जो है अनस हक्कानी, उनको जो ना वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो इसमें उन्होंने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की, और मुल्ला मोहम्मद हसन जो मुल्ला उमर के करीबी साथियों में तस्वुर किए जाते थे, उनको वज़ीर आज़म ये बनाया गया है। हेड ऑफ द स्टेट जिनको बनाया जा रहा है तारिक, के मुल्ला मोहम्मद हसन, इनके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, मुल्ला मोहम्मद हसन जो ना ये तो तहरीक तालिबान के बिल्कुल पुरानी है, बल्कि उनमें पायनियर में रहते हैं, और मुल्ला उमर के भी बड़े करीबी साथी रहे थे, और इसके अलावा जो उनकी शूरा है, शूरा के भी अहम फर्क तस्वर किए जाते हैं, बड़े पावरफुल, और ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान के अंदर जो ना इनकी राय को जो ना काफी अहमियत दी जाती है। तो उस हवाले से जो ना ये फैसला किया गया है कि मुल्ला अब्दुल गनी की बजाय जो है मुल्ला हसन जो है ये वज़ीर आज़म होंगे, और मुल्ला जो अब्दुल गनी बिरादर हैं तो उनके साथ नायब वज़ीर आज़म होंगे। और ये भी जो इतलात थी, जो हमने खुद एक खबर दी थी कि इसके हवाले से जो तालिबान की क़यादत थी उनको इख्तिलाफ राय था इस हवाले से, क्योंकि जो सफ़ीर मौक़िफ़ रखने वाले ग्रुप था, तो वो किसी सूरत जो अपोजिशन है उनको और ख़वातीन को कैबिनेट में नुमाइंदगी नहीं देना चाहते थे। और मेरे ख्याल से आज जो काबीना तश्कील दी गई है और इसमें जो नाम सामने आ गए हैं, तो उसमें तो यही लग रहा है कि वही वाला ग्रुप जो था, जो उनका मौक़िफ़ और उनकी राय थी, उनको मुकदम रखा गया है। और अभी तक इसमें जो ना कोई खातून या अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके नुमाइंदे इस वक्त अभी तक शामिल नहीं है। ऐन मुमकिन है कि अगले मरहले में जाके इसमें मज़ीद तोसीक़ की जाए और उन लोगों को और उन कुव्वतों को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन सबसे अहम यह था कि जो प्रेशर था जो तालिबान पे इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव ये था कि 15 अगस्त के बाद से लेकर आज तक जो ना 8-9 तारीख है, तो अब तक जो ना वो क्यों नई हुकूमत का ऐलान नहीं कर पाए थे। तो मेरे ख्याल से अब वो वाली चीज़ जो ना वो एक मरहला तो उन्होंने अब हासिल कर लिया। अब ये देखना है कि आलमी रद्द-ए-अमल जो ना इस हुकूमत के हवाले से क्या होगा। जो नहीं आलमी रद्द-ए-अमल, ऑब्वियसली आलमी रद्द-ए-अमल देखना होगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताइएगा तारिक कि अब ये वाला जो मरहला था, ऑब्वियसली ये बड़ा प्रेशर था कि कब तक, जब आपने टेक ओवर कर लिया है तो ऐलान कब तक किया जाएगा, कब तक नई हुकूमत बनेगी। तो अब इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कब से हो जाएगा, कब से काबिल अमल, मैदान अमल में कब तक आ जाएंगे? देखिए, मैदान अमल में तो ये लोग आ चुके हैं। अगर आप देखें तो काबुल में भी और मुख्तलिफ वजारतों के लिए उन्होंने मकाम लोग मुकर्रर किए हुए थे, उनको जिम्मेदारियां दी थी। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर काबीने का ऐलान कर दिया और नई इंतजामी और नई काबीना आ गई है, तो ये लोग जो ना मेरे ख्याल से कल परसों जो ना ये अपने ओहदों को हलफ लेके अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होगा कि अब ये काबीना जिनका ऐलान किया है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने, ये वहाँ के अवाम के लिए और आदमी दुनिया के लिए ये काबिल कबूल है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से बात की जा रही थी, क्या इस काबीने के बिल्कुल ठीक है तारिक। मुझे हुमा बकाई भी चुकी हैं, बहुत शुक्रिया हुमा आपका। बड़ी इंपॉर्टेंट बात तारिक भी कर रहे थे कि ऐलान, अब वो जो प्रेशर था पिछले 22-24 दिन से तालिबान पर कि अब वो कब कैबिनेट का अपना ऐलान करते हैं, कब हेड ऑफ द स्टेट का ऐलान करते हैं, वो ऐलान तो हो गया। क्या लगता है आपको आलमी तौर पर क्या प्रेशर आने जा रहा है, आने वाला है इस कैबिनेट को देखते हुए?
देखिए, ख्याल किया जा रहा था कि अकोमोडेशन होगी और शायद विमेन की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, चाहे वो टोकन रिप्रेजेंटेशन ही हो या रिप्रेजेंटेशन को ऑप्टिक्स हो। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत का ऐलान हो गया है और हमें ये बात का भी ख्याल रखना है कि तालिबान को सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को या एक्सटर्नल पावर्स को अपीज नहीं करना, उनके अपने कार्डर्स भी हैं, उनकी अपनी सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ लीडरशिप है जिसके वो बिल्कुल बरखिलाफ नहीं जा सकते। ये आइडियोलॉजिकल फोर्स है और इनको कॉन्स्टेंटली एक समझिए बैलेंसिंग एक्ट करना है अपना आइडियोलॉजिकल व्यू के बीच में और जो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स हैं प्रेजेंट डे के, यानी एक मॉडर्निटी और कंजर्वेटिज्म के दरमियान एक कांस्टेंट जंग है जिसमें इनको मीटिंग ग्राउंड की तलाश करनी है। देखिए, वो डिफेक्टो तो थे पावर में, अफगानिस्तान में लाइफ वाज लिंपिंग बैक टू नॉर्मल, तो एक ऑर्डर तो उन्होंने वहां पर ले आए थे। अब उस ऑर्डर को उन्होंने एक शक्ल दे दी है, एक हुकूमत है जिसके लिए अब वो एक्टिवली रिकग्निशन सीख करेंगे और जो कैपिटल्स उन्हें रिकग्निशन देना चाहते हैं उनके पास भी एक रेफरेंस पॉइंट है कि किससे बात की जाए। मेरा ख्याल है कि टर्की, कतर, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान, स्टेट्स ने तकरीबन एक डी फैक्टो रिकग्निशन अफगानिस्तान को दी है और तमाम वेस्टर्न कैपिटल्स ने ये कहा है कि हम उनसे एंगेज जरूर करेंगे और सब्सिक्वेंटली रिकग्निशन आ जाएगी अगर एक सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई। और उस सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होगा, उनकी अपने तर्ज की हुकूमत होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और भी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ आपकी, उस पर भी बात करना चाहती हूँ। जो काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हुआ है, इसके पीछे कौन हो सकता है, उनके मकासद क्या हो सकते हैं? और 38.4 मिलियन की आबादी में से ये 70 लोग ही मिले इनको, दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते थे? देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्पॉयलर्स जो हैं वो बिल्कुल ही खारिज हो जाएं सीन से, और पंजशीर के बाद जो उनको वहां पर शिकस्त हुई है और जिस तरह पंजशीर को इंडिया में कवर किया गया है, तो आपको इस बात का तो अंदाजा होना चाहिए कि वो कोई कोशिश काविश तो करेंगे। ऐसी पिक्चर्स रिलीज हुई हैं जहां जो यमन के जहाज हैं या जो मिडल ईस्ट के जहाज हैं उनको दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान को। तो देखिए, ये जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है ये तो आपको नजर आएगा। अफगानिस्तान में भी उनके पास जो मीडिया था वो कंप्लीटली तालिबान के कंट्रोल में था, और मैं खुद अफगानिस्तान कई बार गई हूँ और मीडिया पे भी उनसे बात हुई है। वो जो उनका इंडियन बायस था वो वाज़ेह तौर पर नजर आता था। ये ओवरनाइट खत्म नहीं हो जाएगा और वो जाहिर है कि कुछ तो कोशिश करेंगे ना कि कुछ तो दिखाएं, कुछ तो गड़बड़ करें। और इंडिया के भी स्पॉयलर्स हैं और दीगर कुछ ममालिक हैं उनके भी वहाँ स्पॉयलर्स काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं, चाइना के भी खिलाफ हैं और वो इन सम वेज इस हुकूमत के भी खिलाफ हैं। नॉर्दर्न अलायंस एक फोर्स थी, वो डिसिपिएट हुई है अपनी करप्शन की वजह से, वहाँ खत्म हुई है, वहाँ डिफीट हुई है, लेकिन अभी उनकी बाकियात मौजूद हैं। जी, चलें, नाम ना भी लिया जाए तो बड़ा खुल के अंदाज़ा हो जाता है कि सियानी बिल्ली किस तरह से खंभा नोच रही है। सरहद के उस पार पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया जा रहा है। बहरहाल जी, हुमा बकाई साहिबा प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। तो आज तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दिन है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल और उसके फ़रिश्ते नबी करीम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पाक पर दुरूद भेजो और ख़ूब सलाम भेजा करो। जिस पर सलाम भेजे खुद खुदाए ज़ुल जलाल, ऐसी नूरानी हस्ती पर लाखों सलाम। आज 7 सितंबर है। आज ही के दिन 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसके गवाह ज़मीन की तह से लेकर सातों आसमान तक हर एक शय है। आका करीम, महबूब खुदा, रहमतुल लिल आलमीन, सुल्तानुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं होगी। आप पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर आज ही के दिन कानूनी मोहर ज़ब्त हुई। आज ही के दिन कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। आका पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत में
30 झूठे पैदा होंगे। हर एक यही कहेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नहीं, कोई नबी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ऐलान दर हकीकत इस उम्मत पर एक एहसान अजीम है। इस अक़ीदे ने उम्मत को वहदत की लड़ी में परो दिया है। बकौल इक़बाल, उम्मत की बका ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नाज़रीन ऐसे झूठे के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। वो उम्मत में फितना पैदा नहीं कर सकते। यकीनन आज के दिन हमेशा अहमद नूरानी जैसी शख्सियत को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर करारदाद असम्बली में पेश की। इस कारनामे में मुफ्ती महदूद और उनके रफ़क़ा भी सलाम के मुस्तहक़ हैं। मुफ्ती महमूद, अल्लाह इन बुज़ुर्गों की कब्रों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन। कराची में नाज़रीन आज के दिन खारदर फूड स्ट्रीट पर ताजिरों ने खुसूसी डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। ये वाक़अतन बहुत ही शानदार और काबिल तक़लीद अमल है। पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। खारदर में कायम अस्पतालों में 50% कम कीमत पर दवाएं दी जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इनका ये शानदार अंदाज़ दिखाती हूँ आपको। हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम गए हैं वहाँ पर, रिकॉर्ड किया, दिखाती हूँ। आज है 7 सितंबर। आज से 47 साल पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने तवील बहस मुबाहिसे के बाद कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का फ़ैसला किया था। कानून में तब्दीली की गई थी और उसके बाद हर साल ये दिन मजहबी तबकों में जोश व खरोश के साथ तो मनाया जाता था, लेकिन अब आज के दिन खारादर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों ने फ़ैसला किया कि आज के दिन की मुनासबत से लोगों को डिस्काउंट दिया जाए। कम से कम डिस्काउंट 7 तारीख की मुनासबत से 7% है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट 50% तक है। और ये डिस्काउंट किसी एक चीज़ पर नहीं है। प्लास्टिक का बर्तन हो, चीनी हो, आटा हो, राशन हो या कोई और सामान, हत्ता के अस्पतालों ने भी 50% डिस्काउंट का ऐलान किया कि आज के दिन जो बच्चा पैदा होगा उसको तोहफ़े दिए जाएंगे और 50% डिस्काउंटेड रेट उनसे लिया जाएगा। ये अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, खुशी में हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के यौम के सिलसिले में, और ये गुज़िश्ता 2-3 दिन से चालू है और आज भी चल रहा है और इंशाल्लाह एक आधा दिन और भी चलेगा। इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 380 रुपये का 5 किलो आटा बिकता है, हम 300 रुपये का दे रहे हैं। प्लास्टिक के आइटम आप पीछे देख रहे हैं, ये 150 रुपये के आइटम है, हम 100 रुपये में दे रहे हैं। चीनी सामने हम 220 की 2 किलो है, हम 180 में दे रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ दुकानदारों ने भी अपने हिसाब से, किसी ने 20%, किसी ने 10%, कुतियाना हॉस्पिटल ने 50%, किसी मेडिकल ने 13%, इस तरह सब ने अपने अपने हिसाब से किया है अल्हम्दुलिल्लाह। शवारमा वगैरह भी आप लोग बहुत रियायत पे दे रहे थे? जी, वो इनकी कल के दिन इन्होंने जो है ना वो फ्री में दिया था और आज जो है ना ये 100 रुपये के 4 के हिसाब से दे रहे हैं। ख़त्म नबूवत के जो करारदाद पास हुई थी उस खुशी के सिलसिले में हम जो है 30% डिस्काउंट दे रहे हैं हर चीज़ पे, सिर्फ खुशबू पे नहीं, परफ्यूम है और काफ़ी सारी वैराइटीज़ है हमारे पास। $1 शॉप है हमारी, तो तकरीबन 160 से अब हम 7% डिस्काउंट के बाद 148, 150 में लोगों को चीज़ें दे रहे हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, प्लास्टिक के सारे आइटम्स हैं, क्रोकरी हो गई, काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें, बच्चों के कपड़े हो गए, बड़ों के कपड़े हो गए, पैंट्स वगैरह, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। खारादर में एक पाव भाजी की दुकान है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं और पाव भाजी ख़रीदते हैं, खाते हैं, और यहाँ पर भी 50% डिस्काउंट है। और इत्तेफाक की बात यह है कि न्यूली वेड यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे मालूम करेंगे। भाई ये बताएं कि ये वाकई डिस्काउंट मिला आपको या जी महज ये बैनर लगा हुआ था? जी हम लोग मतलब शादी को 3 दिन हुए, तो हम पहली बार आउटसाइड हम लोग घूमने आए, तो हमने देखा तो हमें बहुत खुशी हुई और यहाँ आए तो डिस्काउंट भी मिला, तो इससे ज़्यादा खुशी हुई। स्वीट्स पे हमारे पास 15% ऑफ किया है हमने। अल्लाह के फजल करम से जो 1974 में करारदाद पेश हुई थी पार्लियामेंट में, जो भुट्टो साहब ने पास की थी, तो आज भुट्टो साहब का भी बड़ा एहसान है हम पे, मुसलमानों पे, कि जिसने बड़ी हिम्मत करके कानून पास किया। इसलिए हमने आज 50% डिस्काउंट कुतियाना हॉस्टल में दिए। हम चाहते हैं कि आते साल पूरी कराची में इसका जोर हो और
दुनिया को पता चलेगा खत्म नबूवत कोई बड़ी चीज़ है। हॉस्पिटल के तमाम कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दी गई हैं, जिसके तहत OPD के अंदर, ER के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में और गायनी ऑप्स की IPD इन पेशेंट में जितने ही पेशेंट दाखिल हो रहे हैं सबको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। और हाई साहब ने कहा हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। आज के दिन में अस्पताल में जितने ही बच्चे पैदा होंगे, बल्कि अभी तक जो डेटा है हमारे 9 बच्चे अब तक आज के दिन में डिलीवर हो चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में। इसके अलावा रात तक और भी जितने बच्चे अल्लाह के हुक्म से पैदा होंगे उन सब के लिए स्पेशल तहफ़ का इंतज़ाम भी किया है। डिस्काउंट लेने वाले तो खुश हैं, लेकिन डिस्काउंट देने वालों का ये कहना है कि ये डिस्काउंट नहीं, ये हुब्बे रसूल का तकाजा है, क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुतियाना अस्पताल की इंतज़ामिया, खारा दर के बासीन, तमाम को मैं सलाम पेश करती हूँ। काबिल तकलीद अमल है जो इनकी जानिब से किया गया है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद कहूँगी आपको। मुफ्ती साहब, अब ये एक ऐसी मिसाल है जो हमारे पास मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो जिस तरह के भी इवेंट्स हों यहाँ पर तो पैसे और बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत मिसाल कायम की है खारा दर के बासियों ने। वाकई ये इंतहाई काबिल तहसीन है और इसकी जितनी तहसीन की जाए उतना ही कम है। खास तौर पर आने वाली नस्लों को भी ये बात पता चलेगी और आम लोगों को भी ये बात पता चलेगी। सब्जी फरोश, आम, डॉक्टर, वकील, ताजिर, बिजनेसमैन, किसान, हर छोटा बड़ा मर्द और औरत के भाई आज किस वजह से ये डिस्काउंट मिल रहा है। फिर इसका जवाब क्या होगा कि ये यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, यौम तजदीद अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अकीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दिन है। और इस दिन ख़त्म नबूवत के अकीदे को आईनी तौर पर भी पाकिस्तान की सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ मिला था, उसकी याद के अंदर जब ये डिस्काउंट किया जा रहा है, इंतहाई काबिल मुबारकबाद अमल है, इंतहाई काबिल सताइश अमल है और जारी रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर इसको अगर इस तनाजुर के अंदर भी आप देखें कि जहाँ एक तरफ महंगाई का दौरा है और हम महंगाई की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे रहते हैं। हम कहते हैं रमजान के अंदर, कुर्बानी की ईद के मौका पर, ईद उल फितर के मौका पर हमारे यहाँ डिस्काउंट नहीं होता। तो आज की इस मिसाल को और लंबा करना चाहिए और इस तरह मुसलमानों के मुकद्दस त्योहारों और अहम मौके पर भी हम डिस्काउंट की तरफ आए। ये एक अच्छी रीत पड़ी है, एक अच्छा रुझान पैदा हुआ है और यहाँ से उस बात पे तस्दीक होती है, एहसास होता है कि जब तक माँ बाप से, अपनी जान से, अपनी औलाद से ज़्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीज़ तर ना हो जाए तब तक इंसान मोमिन नहीं होता, कोई मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।